बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जस्टेनियन लॉ चैम्बर। वीवर्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन की हम पहले हिस्ट्री बयान करेंगे, प्री इस्लामिक हिस्ट्री, फिर उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री, फिर उसके बाद जो लॉज हैं उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर प्रोसीजर क्या है, ये किस तरह फाइल किया जाता है, कौन इसको एक्सरसाइज कर सकता है, और प्रीएम्पशन की अंदर रहते हुए कौन कौन अपने राइट को कि सुपीरियर राइट किसका है, और उसके बाद दूसरा एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और इसी तरह लिमिटेशन इसकी कितनी है, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आती है, एग्जम्पशन कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर है। तो आज हम व्यूअर्स सबसे पहले इसको हम स्टार्ट लेते हैं कि ये डिराइव या ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। बेसिकली इसकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इस तरह है कि ये रोमन और ग्रीक्स के टाइम से इसको प्रीएम्पशन को स्टार्ट किया गया है। फिर उसके बाद जब इस्लाम जब आया, इस्लाम के वक्त में इसको फिर अडॉप्ट किया गया। तो इस्लामिक जब, क्योंकि ये हमारा जो सोर्स है सुन्ना से इसको डिराइव किया गया है, और इस्लामिक लॉ जो है इसको फॉलो किया जाता है, और मुल्लाज मोहम्मदन लॉ के अंदर इसका एक चैप्टर है, जिस चैप्टर के अंदर इसमें पूरी प्रीएम्पशन की डिटेल बताई गई है। अब इसको जो इस्लामिक लॉ के हवाले से किया गया है वो अदाया की बुक है, जिसका पेज नंबर 547 और बेली पेज नंबर 5475 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। बेसिकली ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुन्ना से डिराइव किया गया है, सुन्ना से हमने इसको लिया है, और ये इस्लामिक जो लॉ है उसको डीएफ मुल्लाज मोहम्मदन बुक के अंदर भी इसकी पूरा एक चैप्टर है। अब इसके साथ जब ये प्रीएम्पशन सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्रीएम्पशन का जब लॉ था, तो इसको कब ओवर रूल किया गया, कब इसको एब्रोगेट किया गया, ये क्योंकि मुगल एम्पायर का जो टाइम था उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता था। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश का टाइम आया तो ब्रिटिश ने इसको जो है एंग्लो मुस्लिम लीगल सिस्टम जब डेवलप करवाया, तो उसके अंदर फिर उन्होंने इसको अपना हमारा प्रीएम्पशन जो इस्लामिक था उसके अंदर ये सेक्शन अपनी डाल के फिर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर सबसे पहले जो प्रीएम्पशन का लॉ यहाँ पे बनाया गया है वो 1913 में, उसको पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट्स की, उसको इम्प्रूव किया, उसके वो 1924 के अंदर हुआ है। फिर इसके बाद जब ये इसकी एनेक्टमेंट हुई, फिर एनेक्टमेंट के बाद जब इसको शामिल करने के बाद फिर इसका जो लॉ बना, पहला जो था वो 1950 में ये था केपी का। फिर इसी तरह जो पंजाब का था वो इसका बना था 1991, इसका जो एक्ट बन गया। तो जब केपी का 1950 का बना, फिर उसको रिपील कर दिया गया, कब 1987 के अंदर इसको रिपील कर दिया गया था। अब जो दो प्रोविंस हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम ये भी डिफाइन करेंगे, दो प्रोविंस के अंदर जो है वो प्रोविंशियल लॉ जब, क्योंकि प्रोविंस के अपने लॉ जब बने, केपी के अंदर जो है 1987 का जो है वो एनेक्टमेंट है, वो इंट्रोड्यूस है, उसको फॉलो किया जाता है। पंजाब के अंदर जो है 1991 का जो लॉ है उसको फॉलो किया जाता है। अब जो हमारा सिंध का और बलोचिस्तान का है वो जर्नल लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ प्रीएम्पशन, वो जो मोहम्मदन लॉ का है उसको फॉलो कर रहे हैं, और इस पर रूलिंग्स है बहुत सारी कि जी जहाँ पे स्पेशल लॉ ना हो तो जर्नल लॉ एप्लीकेबल होता है, और जर्नल लॉ वही मोहम्मदन लॉ का है उसको फॉलो किया जाता है। अब इसी के साथ क्योंकि जहाँ पे जर्नल लॉ एप्लीकेबल हो, जहाँ पे जर्नल लॉ हो, तो वहां पे जो है वो थोड़ा सा उन्होंने जो सुन्नी और शिया का जो सेक्ट है उसके अंदर भी उन्होंने डिफाइन किया कि जी कौन से ये जो जर्नल लॉ के ऊपर वो जो है वो उसका प्रोसीजर क्या है, और जो शिया लॉ है उसके अंदर क्या प्रोसीजर है। अब जर्नल लॉ के ऊपर वही हमारा जो मुस्लिम इसका मोहम्मदन लॉ का है उसको फॉलो किया जाता है, और जब जो शिया लॉ के अंदर उन्होंने उसको इस तरह रखा है कि वो सिर्फ उसमें एक राइट वो देते हैं कि जो राइट उसका खरीदार का, कि जहाँ पे बात आ जाए कि जी सेल करने वाला और खरीदार, उसमें जो खरीदार का जो राइट जो सेक्ट होगा तो वो उसका प्रिवेल करेगा, वो उसको देखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमने इसको जर्नल लॉ पे किया। लेकिन अब जब हम इसको आते हैं केपी लॉ के ऊपर,
केपी का और पंजाब का जो है वो बिल्कुल सेम है। केपी और पंजाब का सेम इस तरह है कि जो दोनों में प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर एक पहली चीज है ला, कि ला क्या है, हमने ला को बयान करना है, ला को डिफाइन करना है, फिर उसको मैंने हिस्ट्री आपके सामने रखी। अब दोनों का प्रोसीजर के जी शुफा कौन कर सकता है, पहली बात कि शुफा होता किस पे, ये अब जो पंजाब का और से अपना केपी का है, प्रीएम्पशन की जो डिफिनेशन है ये बेसिकली ये डिराइव किया गया है 2 वर्ड से। ये लैटिन वर्ड्स जो हम जिसको हम कहते हैं प्रे और एम्शो, ये 2 लफ्ज हैं जिसको हम प्रीएम्पशन कहते हैं। उसमें प्रे का जो मतलब है वो बिफोर या प्री, जिस तरह हम उसको यूज करते हैं नॉर्मल हमारी जो टर्मिनोलॉजी है। और इसी तरह एम्शो का जो है बाय, परचेज और राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये कि जी जो बंदा खरीदता है, परचेज करता है या उस प्रॉपर्टी से उसको राइट एक्वायर होता है, तो ये 2 जो वर्ड्स हैं ये उनका मजमुआ है। इसकी जो डिफिनेशन है वो प्रीएम्पशन की ये है। अब प्रीएम्पशन मींस राइट टू परचेज सर्टेन प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस बिफोर अदर, ये आपका आ गया। अब इसके साथ हम जब जो क्योंकि इसको इस्लामिक, जहाँ पे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि जो इसकी सेक्शन केपी के अंदर है उसमें सेक्शन 3 के इसको डील जो करती है, तो उसमें इस्लामिक लॉ को जो कुरान और सुन्ना के हैं उसको फॉलो किया जाता है। जो मैंने जजमेंट का जिक्र किया कि जी जहाँ पे जर्नल लॉ की बात आ जाए, तो जिस तरह सिंध और बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, तो उसमें इस्लामिक पर्सनल लॉ की जो एप्लीकेशन है, और 1992 MLD पेज जो है 1570, इन एब्सेंस ऑफ एनेक्टेड लॉज मोहम्मदन लॉ ऑफ प्रीएम्पशन वुड अप्लाई। ये जजमेंट इसलिए मैंने कोड की है कि ये भी साथ आपको रेफरेंस दिया कि इस जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है जहां के स्पेशल लॉ नहीं है तो जर्नल लॉ एप्लीकेबल होगा। अब जो शिया लॉ का मैंने जिक्र किया, इट नॉट ओनली रिकग्नाइज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इन केसेस ऑफ को शेयर दैट टू इफ देयर नंबर ऑफ डज नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ 2। ठीक हो गया जी। ये इस हवाले से शिया लॉ को जो है जी वो रिकग्नाइज उन्होंने किस तरह किया। अब जो रूल्स हैं कि इफ प्रीएम्प्टर एंड वेंडी बोथ बिलोंगिंग टू सेम सेक्ट देन लॉ ऑफ देयर सेक्ट अप्लाई। ठीक हो गया। यहां तक कि जी दोनों एक सेक्ट से या दो जो उनका आ गया जी एक सेक्ट से, तो किसका सेक्ट अप्लाई करेगा। इफ डिफरेंट सेक्ट देन लॉ ऑफ वेंडर सेलेक्ट अप्लाई। ये हो गया कि जी अगर वो मुख्तलिफ से हैं तो वेंडार का जो जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। ये भी अदाया और मुल्ला के अंदर इसका मेंशन किया गया। अब ये इसका पर्पस क्या था, ये क्यों बनाया गया, ये क्यों राइट प्रोटेक्ट किए गए, इसकी वजह क्यों लॉक हुई, इसके पीछे भी ये है कि टू ब्रिंग द प्रीएम्पशन लॉ इन कन्फर्मिटी ऑफ द इस्लामिक इंजंक्शन। एक बात ये आ गई, एक्सक्लूड द स्ट्रेंजर फ्रॉम पर्टिकुलर विसिनिटी, कि उसको जो स्ट्रेंजर है कि वो आपके एरिया में, आपकी जगह में वो दाखिल ना हो। जो मलका या जो उसके 3 राइट हैं वो हम आगे बयान करेंगे कि बाहर का आदमी, स्ट्रेंजर जो है वो आपके उस प्रेमिसेस में, उस एरिया में ना आए, इसलिए ये राइट रखा गया। और जो आपकी फैमिलीज की जो वो हैं उसको प्रोटेक्ट किया गया, और आपकी जमीन को मजीद बंटने से, मजीद डिवाइड होने से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट दी प्राइवेसी, और प्राइवेसी के लिए आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसका पर्पस था कि ये प्रीएम्पशन का जो राइट है ये इसलिए इन्फोर्स कर सकते हैं कि आपके ये जो कैटेगरियां हैं, ये वाली चीजें इसके अंदर आप फाल करते हैं। अब सेक्शन 3 का मैंने कहा जी जिस तरह कुरान और सुन्ना के हवाले से कि वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। अब डिफिनेशन क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी पे प्रीएम्पशन क्या राइट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये है जी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब उसके अंदर क्या इंक्लूड क्या क्या करता है, लैंड, बिल्डिंग, हाउस, शॉप, वाटर टैंक, वेल। इसकी ये जो प्रॉपर्टी होगी इमूवेबल की जो डिफिनेशन में आती है, इस पे आप शुफेक अगर इसकी सेल होती है तो आप इस पे राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब प्रीएम्प्टर कौन होगा, प्रीएम्प्टर पर्सन हु हैज राइट ऑफ प्रीएम्पशन, सेक्शन 2A के अंदर इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है। अब दूसरा आ गया जी 2C की, राइट ऑफ प्रीएम्पशन कौन कर सकता है, राइट टू एक्वायर बाय द परचेज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू अदर बाय रीजन ऑफ सच राइट। ठीक हो गया।
अब इसी के साथ सेल के पहले तो आपके राइट आके कि जो बंदा राइट रखता है उसके साथ अब सेल, क्योंकि आपका राइट जो एक्रू होगा या जो राइट आपका स्टार्ट होता है वो उस वक्त होगा जब सेल कंप्लीट होगी, जब सेल होगी। अब सेल क्या है, सेल की डिफिनेशन क्या है, वो किसमें? सेल परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ, ये सेक्शन 2D के अंदर है, इब्बा बिलवज इब्बा शर्तुल। ये दोनों के जी जिस सेल जिसके एवज कंसिडरेशन हो, जिसमें आप अमाउंट आ जाए जो बे के जुमरे में आ जाए, वो जिसमें उन्होंने शर्तुल एवज का जो इबे की दो उन्होंने बताई है, एक एक्सचेंज है बिल एवज आ गई किसी चीज के बदले में, और दूसरा आपका ये आ गया कि शर्तुल एवज कि आप उसके कोई ऐसी शर्त रखते हैं जो सेल के जुमरे में आती हो, तो उस पे ये आप शुफा कर सकते हैं या प्रीएम्पशन का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो प्रॉपर्टी इसमें से ये है कि डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीजें हैं जो इसमें शामिल नहीं है। उसमें पहली बात, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू विल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस। अब विल के जरिए कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की जाए उस पर आप शुफा नहीं कर सकते। गिफ्ट के जरिए अगर कोई प्रॉपर्टी की जाए तो उस पर आप शुफा नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस, अगर कोई मर जाता है तो मरने के बाद अगर उसको कोई राइट ट्रांसफर होता है, उसको विरासत में, लेगेसी में, या उसकी इनहेरिटेंस उसको अगर ट्रांसफर होती है तो उस पर भी प्रीएम्पशन का आप जो राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और इसी के साथ सेल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री फॉर मनी और ऑफ एनी ऑर्डर, सिविल कोड, क्रिमिनल और रेवेन्यू कोड। अगर कोई कोर्ट की डिग्री से कोई एग्जीक्यूशन के दरमियान कोई मनी की इस तरह की डिग्री है, कोई ऑर्डर है जिसमें सिविल कोड का, क्रिमिनल का या रेवेन्यू कोड का, उस पर भी आप प्रीएम्पशन का वो फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह क्रिएशन ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट बाय लैंडलॉर्ड, अगर कोई ऑक्यूपेंसी टेनेंट के हवाले से जो रिलेटेड है वो भी नहीं कर सकते। एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर बेटर मैनेजमेंट, के जो प्रॉपर्टी आप एक्सचेंज करते हैं एग्रीकल्चर लैंड की बेटर मैनेजमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, रफा के लिए, तो उस पर भी। और इसी तरह जो लास्ट है कि जो प्रॉपर्टी आप गिफ्ट के साथ साथ डार के हकमार में या दियत में जब आप देते हैं तो वो भी जो है उस पर भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब इसके साथ जो सेक्शन 5 के तहत था कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन शेल बी अराइज इन केस ऑफ सेल। सेल की हमने डिफिनेशन वैसे आपको बता भी दी है, सेक्शन 2D के अंदर है। अब जो नेक्स्ट आपका है वो के जो राइट है के प्रीएम्पशन के राइट कौन कौन से हैं, कौन कौन एक्सरसाइज कर सकता है, वो कौन कौन से राइट हैं जो प्रीएम्पशन के अंदर हैं। सबसे पहले शाफिये शरीक, सेकंड शाफिये खलीद, थर्ड शाफिये जार। ठीक है। अब शाफिये शरीक क्या है? शाफिये शरीक को ओनर, खाता शरीक, खाता शुरका। ठीक। शाफिये खलीद, शाफिये खलीद से मुराद वो जो ईजमेंट के राइट, जो राइट अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड, दैट इज राइट ऑफ पैसेज, राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर, इरिगेशन, कि जो ईजमेंट के आपके राइट हैं, ये सेकंड जो आपका सुपीरियर राइट है। अब जो थर्ड है जिसको कहते हैं शाफिये जार, कि जो एडजेसेंट ओनर होता है, जो मलिका मालिक है, जो जुड़ा हुआ है, जो आपकी जमीन से, आपकी प्रॉपर्टी से, जिसका रकबा, जिसकी अराजी, जिसका मकान जो जुड़ा हुआ है, वो ये तीसरा राइट, ये 3 राइट्स हैं। अब इस राइट के अंदर जो 1, 2, 3, अब तीनों लोग मौजूद हैं। पहला राइट दूसरे राइट वाले को निकालता है, दूसरे राइट वाला तीसरे राइट वाले को निकालता है कि ये 3 जो हैं सुपीरियर राइट किसको होगा। अगर पहले राइट वाले ने शुफा का राइट एक्सरसाइज किया है, प्रीएम्पशन का राइट एक्सरसाइज किया है, दूसरे दो ने भी किया है, तो सुपीरियर राइट जो है वो पहले वाले का है, वो एंटरटेन होगा और उसका राइट बनता है। दूसरे दो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब अगर दूसरे वाले ने जो है वो राइट जो है अपना शुरू किया है, जो अपने राइट जो इन्फोर्स करवाया है, तो जो तीसरे वाला है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये इसकी जो है 3 कैटेगरियां हैं कि पहला राइट दूसरे राइट वाले को निकाल देता है, दूसरे वाला तीसरे वाले को निकाल देता है। ये इसका जो आप राइट की के ये लोग इसमें शुफे का हक रखते हैं। अब इसके साथ आपका जो है जी कि जहां पे जॉइंट राइट, सिंगल राइट के कौन कौन लोग, कोई बंदा
एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सबका मुश्तरका राइट बनता है, तो उनमें से कोई भी जॉइंट या को ओनर जो है वो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है। अब इसी के साथ जो आपका प्रोसीजर का कि जी आपने सेक्शन 12 के तहत के नोटिस टू इंटेंशन सेल, सेक्शन 12 है कि केपी के अंदर पर्सन सेलिंग द प्रॉपर्टी शेल गिव नोटिस टू द ऑल पर्सन्स हैविंग राइट ऑफ प्रीएम्पशन अबाउट इंटेंशन टू सेल एंड प्राइस एट विच ही इज विलिंग टू सेल, कि ये नोटिस जो है जी वो दिया जाता है सेक्शन 12 के तहत कि मैं ये जो इसके अंदर जिक्र किया हुआ है कि जो प्रॉपर्टी का जो ओनर्स हैं जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन के जो रखते हैं, तो उस हवाले से सेल का प्राइस, सेल एंड प्राइस एट विच ही इज विलिंग टू सेल, कि जो वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी इतने मालियत की, इतने पैसों की मैं सेल कर रहा हूं। अब जो उसमें ये आता है जी, हाउ सच नोटिस इज गिवन, ये दिया किस तरह जाता है, सेक्शन 2(2) का, थ्रू एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन सच इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। जहां पे, क्योंकि जुरिसडिक्शन की बात जहां पे है कि जिस एरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और उसी कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है, तो उसमें ये राइट जो आप एक्सरसाइज करेंगे। सफिशिएंट एंड पोस्टेड इन मेन इंटरेस्ट ऑफ मास्क ऑफ एनी अदर पब्लिक प्लेस विच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। दूसरा, आप किस जगह पे ये नोटिस लगाएंगे, चस्पा किस तरह करेंगे, कौन सी जगह पे आप ये अवेजा करेंगे ये नोटिस, तो उसमें उन्होंने बता दिया पब्लिक प्लेस या कोई इस तरह मास्क के आगे जहां पे गैदरिंग हो, पब्लिक ज्यादा हो, तो उस पे ये नोटिस आप चस्पा करेंगे। अब इसी के साथ आपकी आगे जी सेक्शन 13 डिमांड्स। डिमांड्स जो हैं कि आप किस किस तरह, अब यहां से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। पहले तो राइट की बात आ गई, कौन कौन करेगा, किस तरह करेगा। अब जब आपको सेल का पता चलता है, जो ये राइट रखता है, ये तीनों राइट जो हमने बयान किए वो राइट रखता है या वो राइट का जिसके पास ये इख्तियार है, तो वो डिमांड सेक्शन 13 के तहत पहले जो आता है वो सबसे पहले 3 डिमांड्स हैं आपकी, जिसको हम तल्ब्स कहते हैं, तलब मुआसबत, तलब इशाअत और तलब खुसूमत, ये 3 है। मुआसबत, जो तलब मुआसबत का मतलब है कि आपकी जंपिंग डिमांड, जब आपको इल्म हुआ सेल का, जिस जराए से इल्म हुआ इन्फॉर्मर के जरिए, आप उसी मजलिस में, उसी सिटिंग में आपने बगैर सोचे समझे, आप उसी बंदे की प्रेजेंस में जिसने आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो आपने राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज करने का ऐलान करना है, ऐलान शुफा करना है कि मैं ये जो अराजी जिसका जिक्र मेरे सामने हुआ, जो मेरी अराजी थी, मेरी अराजी के साथ मुलेका थी, या जो भी तीनों राइट में से वो राइट जो आपके पास हैं, तो मैं इस पे ऐलान शुफा करता हूं। ये आपकी आ गई तलब मुवासबत। तलब मुवासबत ये जंपिंग डिमांड, पहली जो डिमांड ये। अब दूसरी, जब आपने जंपिंग डिमांड कंप्लीट कर दी उस इन्फॉर्मर के सामने जिसने आपको इतला दी, उसी मजलिस में आपने वो डिमांड देने के बाद दूसरी जो है वो तलब इशाद है। इशाद आपने नोटिस देना है, नोटिस तहरीरी तौर पे देना है। अब नोटिस देते वक्त जब आप नोटिस देंगे, तलब मुआसबत और तलब इशाद के दरमियान आपके 2 वीक्स का टाइम है कि जब आपने जंपिंग डिमांड की उससे और जब आपने नोटिस लिखवाया तलब इशाद का, इन दोनों में कितने 2 वीक्स का जो आपका टाइम है ये आएगा। अब ये लिखवाना किस तरह है, इसके साथ आपने जो विटनेसेस हैं ये आप कचहरी के अंदर जब जाके इसको रजिस्टर्ड करेंगे, इसको जो जिस इंतकाल को या जिस म्यूटेशन को या आपकी रजिस्ट्री को या सेल की जो भी किस्म है जो आपके नॉलेज में आई है, आपने उसको चैलेंज करना है, उसका जिक्र करना है, उसका लिखना है उसके अंदर। फिर आपने उसके अंदर टाइम लिखना है, कब मुझे इतला मिली, किसके सामने इतला मिली, किस जगह पे इतला मिली, जिसको हम कहते हैं टाइम, डेट, प्लेस। ये मजलिस है, मजलिस के अंदर आपने जिक्र करना है, फिर किसके सामने दी गई, फिर उसमें जो विटनेसेस आपने डालने हैं, वो विटनेसेस का आपने जो मार्जिनल विटनेस होंगे उस नोटिस के नीचे गुआन जिनका आप जिक्र होगा वो लिखने हैं, फिर उनके थंब इंप्रेशन लेने हैं, उनसे सिग्नेचर उनसे आपने लेने हैं,
फिर उनका रजिस्टर्ड करने के लिए जो पिटिशन राइटर है या जो रजिस्टर्ड करने वाला है, आपने उसके पास रजिस्टर्ड करवाना है। फिर उसके जब ये दोनों लिखने वाले होते हैं, जो नोटिस दे रहा है, जो जिसका राइट है, वो उसको पढ़ेगा, सुनेगा, सुनने के बाद उसके ऊपर अपना थंब इंप्रेशन और इसी तरह विटनेसेस करेंगे। ये उसका प्रोसीजर है कि नोटिस तैयार किस तरह किया जाता है। अब नोटिस तैयार होने के बाद आप जब उसको भेजना का जो आपकी कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है, कम्युनिकेट आप किस तरह करेंगे, जिसने खरीदी है अराजी, जिसको आप नोटिस कर रहे हैं, उसको आप कम्युनिकेशन करने के लिए रजिस्टर्ड कोरियर या जो भी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल तरीका है जिसके तहत आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो, फिर उसकी रिसीविंग हो, वो रिकॉर्ड पे आए, तब जाके आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये आपने सेंड करना है नोटिस, उसको थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट उसको भेजना है। अब भेजने के बाद आपने तीसरी जो डिमांड है, तीसरी डिमांड जिसको हम कहते हैं तलबे खसूमत, वो आपने सूट फाइल करना है। सूट जब आप फाइल करेंगे, ये जो प्रोसीजर है, ये सारा जो है वो आपकी लिमिटेशन इसके लिए जो है 120 डेज है। कब से? जब सेल हुई। अब सेल जब हुई, वो जो आपका टाइम था, उसमें जो लिमिटेशन पीरियड था वो 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड, attestation of mutation. If the sale is made otherwise than through the registered sale deed, C, on which the vendee takes physical possession of the property. If the sale is made otherwise than through the registered sale deed or the mutation of the knowledge by the preemption, if the sale is not covered under paragraph A or B and C. ये जो उन्होंने बयान किया कि आपको जब नॉलेज होगा सेल डीड से, रजिस्टर्ड उससे, म्यूटेशन से, तो आपका जो लिमिटेशन का टाइम बेसिकली जीएस वो स्टार्ट होता है आपकी सेल से, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली जो है वो ओरल सेल नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर जो सेल है, क्योंकि रजिस्टर्ड जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा हो तो वो उसको आप रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो जब रजिस्टर्ड होगी तो वहां से आपकी जो है सेल का जो टाइम आपका लिमिटेशन का, अब 120 डेज के अंदर ही आपने जंपिंग डिमांड भी करनी है, आपने तलबे शाद भी करनी है और आपने तलबे खसूमत भी करनी है। विद इन 120 डेज ये सारा प्रोसीजर आपने कंप्लीट करना है। अब इसी के साथ आपका जब सूट फाइल हो जाता है, सूट फाइल होने के बाद आपको कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आपने 1/3 अमाउंट जो है वो स्पेसिफाइड पीरियड, क्योंकि ये स्पेशल लॉज पे लिमिटेशन जर्नल लागू नहीं होता, आपको कोर्ट 3 दिन से 30 डेज तक जो टाइम पीरियड के अंदर अंदर टाइम देगी कि वो आपने उसके अंदर जो भी प्रिस्क्राइब कोर्ट आपको टाइम देती है, तो वो टाइम जो आपका फाइनल होगा वो एक्सटेंड भी नहीं होगा। इस पर भी बहुत सारे मुकदमात या इसके ऊपर रूलिंग्स, इसके ऊपर जो है आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। तो वो सेक्शन 24 के तहत जो है 1/3 अमाउंट आपने जमा करवानी। अब अमाउंट की जहां पे आप, क्योंकि जब सेल आएगी तो अमाउंट जो उसके अंदर मेंशन होती है कि ये जो जिसको हम कहते हैं सेल कंसिडरेशन या जर समन, उसकी 1/3 जो आपके पास रजिस्ट्री के अंदर दर्ज है या जो आपके पास इंतकाल के अंदर दर्ज है, म्यूटेशन के अंदर दर्ज है, उस प्रॉपर्टी की 1/3 होगी। अब डिस्प्यूट आ जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये इसने ज्यादा लिखवाई है या ये कम है, तो मार्केट वैल्यू डिटरमिन करेगी, वो भी प्रोसीजर है इसके अंदर। मार्केट वैल्यू कोर्ट डिटरमिन करेगी आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस, कि वो दोनों अपनी शहादत पेश करेंगे, उसमें बताएंगे कि मार्केट, एक बंदा कहता है ये मार्केट वैल्यू है, दूसरा ये कहता है, फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस का प्रोसीजर रखा, उसके बाद ये चीज साबित होगी। लेकिन तरीकाकार इसके अंदर वजह किया हुआ है। अब जो आपकी मार्केट वैल्यू के बाद आपका जो इसका प्रोसीजर है वो सेक्शन 34 के अंदर के प्रोविजन ऑफ सीपीसी ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस शैल अप्लाई, कि जो सीपीसी की प्रोसीजर या जो उसका एविडेंस एक्ट है वो लागू होगा। साथ इसी के साथ आपका कि जो आपकी कौन कौन सी राइट है जिसमें आप प्रीएम्पशन या एग्जाम्पशन, स्पेसिफिक एग्जाम्पशन हम कि किस किस पे आप शुफा दायर नहीं कर सकते, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो एग्जाम्प्ट है, उसमें आती वक्फ प्रॉपर्टी फॉर चैरिटेबल, रिलीजियस और पब्लिक पर्पज, प्रॉपर्टी फॉर फेडरल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। अब ये जो 3 आपकी एग्जाम्पशन है कि जी जहां पे चैरिटेबल पर्पज के लिए कोई प्रॉपर्टी ली जाए, एक्वायर की जाए, या गवर्नमेंट पर्पज के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज जो है वो कोई इस तरह की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एग्जाम की जाती है।
अब इसी तरह जो है सेक्शन 18, ए मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में एक्सरसाइज राइट ऑफ प्रीएम्पशन अगेंस्ट ईच अदर। ये भी इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को भी वो राइट दे दिए गए कि जी जो एक दूसरे के खिलाफ अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो वो ये राइट वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इसी तरह जो है वो सेक्शन 16 के अंदर राइट ऑफ प्रीएम्पशन शेल ट्रांसफर टू द लीगल हेयर ऑफ प्रीएम्पशन इन केस ऑफ हिज डेथ आफ्टर मेकिंग डिमांड्स। तो वो जो राइट है वो भी ट्रांसफर होता है कब डिमांड जो तर्ज उनकी हो जाए। अब इसमें ये जो आज हमने प्रीएम्पशन का जो टॉपिक था इसमें इस्लामिक हिस्ट्री से लेके और इससे इस्लामिक हिस्ट्री से पहले फिर इसी तरह जो लाज थे ये सारे हमने आपसे डिस्कस किए, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है। ये हमने जो जर्नल जो रेलेवेंट प्रोविजन है जो प्रोसीजर कोर्ट फॉलो कर रही है या जो लॉ है उसको हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है व्यूअर्स इंशाल्लाह कि आज आप इस पे जो हमने आपसे डिस्कशन या जो आपके सामने हमने रखी प्रीएम्पशन का उस हवाले से आप मुस्तफीद होंगे। अगर कोई चीज़ इसमें रह जाती है तो इंशाल्लाह आप उसको कमेंट करें तो हम इसमें मजीद इसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।